एक जमाने की बात है, बंगाल में एक सेठ था जिसका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास बड़े बड़े जहाज थे जिनमें वो अपना माल लादकर दूसरे मुल्कों में भेजता था और खूब पैसा कमाता था। किस्मत का खेल देखिए, उस बेचारे सेठ के बुरे दिन आ गए। उसकी बीवी बीमार पड़ गई और फिर चल बसी। उसके सारे जहाज एक एक करके डूब गए। जहाजों में जो भी सामान लदा था वो भी पानी में डूब गया और सेठ पाई पाई का मोहताज हो गया। जब सेठ के दोस्तों ने ये देखा तो सबने उसका साथ छोड़ दिया। कहते हैं ना कि मुसीबत में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। यही हाल उस बेचारे सेठ का हुआ। बेचारा क्या करता, शहर छोड़कर एक गांव में जाकर बस गया। सेठ की 3 बेटियां थी। एक दिन उसने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बिठाया और कहने लगा, प्यारी बेटियों, हम पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तुम देखती हो कि कोई नौकर चाकर तो है नहीं जो कामकाज करे। हमारी ये हालत देखकर वो भी खिसक लिए हैं। अब तो खाना बनाना, कपड़े धोना, सिलाई बुनाई, ये सब काम तुम तीनों बहनों को मिलकर करने पड़ेंगे। दोनों बड़ी लड़कियों ने अपने बाप की ये बात सुनकर मुंह बना लिया और अकड़कर बोली, ना बाबा, हमसे घर का कामकाज नहीं होगा। लेकिन सेठ की सबसे छोटी लड़की ने, जिसका नाम गुलाबी था, अपने बाप को तसल्ली दी और कहने लगी, पिताजी, आप दिल छोटा मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। अब हुआ ये कि सेठ की दोनों बड़ी लड़कियां तो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती और सबसे छोटी लड़की गुलाबी घर का सारा काम करती थी। बेचारी कपड़े धोती, बर्तन मांजती, सबके लिए खाना बनाती, बिस्तर बिछाती और रात को थककर चूर होकर सो जाती थी। इसी तरह कई महीने बीत गए और ऊपर वाले का करना क्या हुआ कि एक दिन सेठ को यह खबर मिली कि उसके 3 जहाज डूबे नहीं थे, बल्कि समुंदर में जबरदस्त तूफान आने की वजह से वो वक्त पर नहीं पहुंच सके थे। अब वो बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े थे और उन जहाजों पर लाखों रुपए का सामान लदा हुआ था। सामान बहुत कीमती था। सेठ ने जब यह खबर सुनी तो वो खुशी से फूला न समाया। खुशी खुशी उसने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया और खुशखबरी सुनाते हुए कहने लगा, प्यारी बेटियों, भगवान ने हमारे ये मुसीबत के दिन खत्म कर दिए हैं। मैं अब शहर जा रहा हूं। बताओ वहां से तुम्हारे लिए क्या क्या तोहफा लाऊं। बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी, मेरे लिए तो सोने का एक खूबसूरत झूमर लाना जिसमें असली मोती जड़े हों। मझली लड़की बोली, प्यारे पिताजी, मुझे तो नीले रंग की रेशमी साड़ी ला दीजिए जिस पर सफेद सितारे लगे हों। सेठ की सबसे छोटी लड़की गुलाबी ने कहा, अच्छे पिताजी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि भगवान ने हमारे 3 जहाज बर्बाद होने से बचा लिए और वो सामान सही सलामत हमें वापस मिल गया। बस आप खैरियत से वापस घर आ जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सेठ ने बेटी को प्यार करते हुए कहा, नहीं बेटी, कुछ तो मांगो। गुलाबी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, अच्छा पिताजी, अगर आपकी खुशी इसी में है तो फिर मेरे लिए गुलाब का एक फूल लाना जिसकी भीनी भीनी खुशबू से दिमाग ताजा हो जाए। अगले दिन सेठ भगवान का नाम लेकर शहर रवाना हो गया। शहर पहुंचने के बाद सेठ ने अपना माल बाजार में बेच दिया और लाखों रुपए का मुनाफा कमाया। जब सारा माल बिक गया और उसे फुर्सत मिली तो सबसे पहले उसने अपनी बड़ी बेटी के लिए झूमर खरीदा। उसके बाद मझली बेटी के लिए रेशमी साड़ी खरीदी। नीले रंग की साड़ी पर सफेद सितारे जगम जगमग करते बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। अब सेठ ने सबसे छोटी बेटी गुलाबी के लिए गुलाब का फूल खरीदने के लिए बाजार में घूमना शुरू किया। लेकिन अजीब बात यह है कि सारा दिन तलाश करने के बाद भी गुलाब का फूल कहीं न मिला। एक दिन की बात है, सेठ गुलाब के फूल की तलाश में बाजार में मारा मारा फिर रहा था कि देखते ही देखते आसमान पर काले काले बादल घिराए और फिर बड़े जोर का मूसलाधार पानी बरसने लगा। सेठ ने इधर उधर कोई पनाह की जगह देखी, मगर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक बहुत जोर की बिजली कड़की तो उसकी रोशनी में सेठ को कुछ फासले पर एक आलीशान मकान नजर आया। सेठ भागता हुआ वहां पहुंचा।
वो मकान इतना ऊंचा था कि आसमान से बातें करता था। बारिश से बचने के लिए सेठ उसी मकान में घुस गया। सेठ जब मकान के अंदर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक बहुत बड़े कमरे में बढ़िया कालीन बिछे हुए हैं और 20 छोटी छोटी पलंगे पड़ी हैं जिनके पाए सोने के हैं। सेठ एक पलंग पर बैठ गया और सोचने लगा कि शायद ये किसी राजा का महल है। कोई घंटा भर सेठ वहां बैठा रहा, लेकिन बारिश के थमने का नाम ही न लेती थी। अब सेठ को भूख भी सताने लगी। अचानक वो क्या देखता है कि उसके सामने की मेज पर दस्तरखान बिछा है और उस पर रंग बिरंगी प्लेटों में तरह तरह के खुशबूदार खाने रखे हैं। सेठ ने पेट भरकर खाना खाया और भगवान का शुक्र अदा किया। इतने में बारिश थम चुकी थी। अब सेठ उठाकर मकान के मालिक से मिलकर उसकी मेहमानवाजी का शुक्रिया अदा करने लगा। उसने मकान का कोना कोना छान मारा, लेकिन वहां कोई आदमी तो क्या एक परिंदा भी नजर नहीं आया। सेठ बड़ा हैरान हुआ। आखिर वो मायूस होकर बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी वो दरवाजे तक पहुंचा नहीं था कि उसे दरवाजे के दाहिनी तरफ थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। वो जाने बढ़ा, क्या देखता है कि बाहर एक खूबसूरत बगीचा है जहां बहुत से फूलों के गमले रखे हुए हैं जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले हैं और उन्हीं में से एक गमले में गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं और 3 गुलाब के फूल गजब की बहार दिखा रहे हैं। सेठ खुशी से उछल पड़ा। वो लपक कर वहां पहुंचा और अभी वो फूल तोड़ने वाला था कि उसके पांव के करीब एक सुनहरे रंग का सांप फुफकारता हुआ निकला और सिर हिलाकर बोला, तुम यहां धोखे से भलाई का बदला बुराई से दे रहे हो। मैंने तो तुम्हारे लिए अपने महल के दरवाजे खोल दिए और तुम्हें इस तूफानी बारिश में पनाह दी। तुम्हें भूख लगी तो खाना खिलाया, हर तरह का आराम पहुंचाया और अब जाते हुए तुम मेरे फूल तोड़कर ले जाना चाहते हो। सेठ ने सहमे हुए जवाब दिया, नहीं नागराज, ऐसी बात नहीं। मैंने तो मकान के मालिक को बहुत तलाशा, सब जगह छान मारा था, लेकिन मुझे यहां कोई मिला ही नहीं। मुझे तो अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए बस एक गुलाब का फूल चाहिए, अगर आप दे दे तो। नागराज ने सेठ की बात काटकर फुफकारते हुए जवाब दिया, बस अब सेठ बड़बड़ करना बंद करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटी लड़की ने तुमसे गुलाब का फूल लाने के लिए कहा था। अब तुम घर जाओ और सबसे छोटी लड़की को मेरे पास लेकर आओ। वो मेरे साथ इस महल में रहेगी क्योंकि मैं यहां अकेला रहता हूं और उसके आने से मेरा मन बहल जाएगा। और तुम ये मत समझना कि तुम यहां से जाने के बाद मुझे चकमा दोगे। मैं तुमको 10 दिन की मोहलत देता हूं, खूब सोच समझ लो। 10वें दिन अगर लड़की यहां न पहुंची तो मैं खुद तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा और तुम चारों बेटियों को डसकर खत्म कर दूंगा। इसलिए भागने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि तुम भागकर जहां भी जाओगे मैं तुम्हारा पीछा जरूर करूंगा। बेचारा सेठ नागराज की बात सुनकर सन्न रह गया और रोता पीटता वहां से अपने गांव रवाना हो गया। वो शाम तक अपने घर पहुंच गया। सेठ जब दोनों बड़ी लड़कियों को उनके तोहफे, झूमर और साड़ी दे चुका तो गुलाबी की तरफ देखकर रोने लगा। गुलाबी ने पूछा, पिताजी, क्या बात है? आप रोते क्यों हैं? बेचारे सेठ ने नागराज का सारा किस्सा उसे सुनाया। किस्सा सुनते ही गुलाबी की बहनों ने रोते हुए उसे कोसना शुरू कर दिया और कहा, तुम्हारे ही कहने पर गुलाब के फूल की फरमाइश की। हमारी तरह तुम भी झूमर या साड़ी मंगवाती तो इस वक्त ये मुसीबत क्यों होती? अब क्या होगा? गुलाबी ने अपने आप को तसल्ली देते हुए कहा, पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप मुझे नागराज के पास छोड़े। ऐसा न हो कि दिन बीतने के बाद नागराज यहां आ जाए और मेरे बदले आपको और मेरी बहनों को डस ले। मैं अपनी बहनों और बाप की जान गंवाना नहीं चाहती। सेठ ने कहा, बेटी, मैं तुझे कैसे वहां छोड़ आऊं? अगर वहां तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? मैं तुझे अकेले कैसे भेज सकता हूं? गुलाबी ने बाप को तसल्ली दी और कहा, पिताजी, जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है? मैंने नागराज का क्या बिगाड़ा है जो मुझे नुकसान पहुंचाएगा? अब 8वें दिन सेठ ने
अपनी बेटी गुलाबी को अपने साथ लिया और शहर की तरफ चल पड़ा और नागराज के महल में जा पहुंचा। नागराज ने जब सेठ को देखा तो कहा, मियां सेठ, तुमने अच्छा किया है जो मेरा कहना माना और अपनी लड़की को मेरे पास ले आया। बस अब तुम वापस चले जाओ और बेफिक्र रहो। गुलाबी को यहां कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं इसे बहुत अच्छे से रखूंगा। सेठ ने अपनी बेटी गुलाबी को गले से लगाया और रोता हुआ गांव की तरफ लौट गया। लेकिन उसे बेटी का ऐसा सदमा हुआ था कि वो घर आते ही बीमार पड़ गया। हर वक्त अपनी बेटी को याद करता और आंसू बहाता रहता और दिल ही दिल में कुढ़ता रहता। अब जरा गुलाबी का किस्सा सुनिए। वहां ये हाल था कि गुलाबी अच्छा खाती, अच्छा पहनती और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर नागराज का मन बहलाती। जब शाम होती और गुलाबी महल के दिए जलाती तो फिर नागराज धीरे धीरे गुलाबी के पास आता और कहता, गुलाबी, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन गुलाबी घबराए हुए अंदाज में जवाब देती, नागराज, मैं डरती हूं, मुझे तुमसे डर लगता है। यह सुनकर नागराज उदास हो जाता और चुपचाप वापस चला जाता। इसी तरह कई दिन बीत गए। बेचारी गुलाबी अपने बाप की जुदाई में उदास उदास रहने लगी और अपने ही मन में हर वक्त कुढ़ने लगी। एक दिन का जिक्र है कि गुलाबी अपने कमरे में बहुत उदास और गुमसुम बैठी थी कि अचानक उसकी नजर एक छोटी सी पलंगड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि पलंग पर एक छोटा सा शीशा पड़ा हुआ है। उसने वो शीशा उठाकर जो देखा तो मालूम हुआ कि वो जादुई शीशा है और उसमें सारी दुनिया के हालात दिखते हैं। कभी तो बाजार दिखता है जिसमें लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने चलते फिरते और दुकानों पर खरीद फरोख्त करते दिखते हैं। कभी हरे भरे खेत और बाग दिखाई देते हैं। कभी कोई नदी दिखाई देती है जिसमें जहाज और नावें चल रहे हैं। गुलाबी ने सोचा, क्या ही अच्छा हो जो मेरे पिताजी की सूरत भी शीशे में दिख जाए। ये ख्याल दिल में आया ही था कि झट शीशे में उसे अपना गांव दिख गया। वहां खेतों में कुछ लोग खेती बाड़ी कर रहे थे। कुछ लोग गांव की गलियों और खेतों की पगडंडियों पर इधर से उधर आ जा रहे थे। फिर वो शीशे में देखती है कि नदी के किनारे लड़कियां खेल रही हैं। फिर क्या देखती है कि सामने उसका अपना मकान है। एक कमरे में उसका बाप बीमार पड़ा है। बाल बिखरे हुए हैं। चेहरे का रंग हल्दी की तरह पीला हो रहा है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। बेचैनी से कभी दाहिनी तरफ और कभी बाईं तरफ करवटें बदल रहा है। खांसी की वजह से हांफता है और गुलाबी गुलाबी कहकर पुकारता है। गुलाबी ने जो शीशे में अपने बाप की हालत देखी तो उसे बड़ा सदमा हुआ। उसके जी में आया कि अभी भाग जाए और वो फूट फूट कर रोने लगी। रात को जब नागराज गुलाबी के पास आया और उसने गुलाबी की हालत देखी तो घबराकर पूछा, गुलाबी, क्या बात है? तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है और रो क्यों रही हो? मुझे जल्दी बताओ, यहां तुम्हें कोई तकलीफ है? गुलाबी ने रोते हुए कहा, नागराज, मुझे यहां कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा बूढ़ा बाप बीमार है। तुम जरा इस शीशे में जाकर उसकी हालत देखो। वो बेचारा तो मरने के करीब आ गया है। भगवान के लिए मुझे मेरे पिताजी के पास जाने दो। मैं अपने बूढ़े बाप की सेवा करूंगी और मैं तुमसे वादा करती हूं कि जब मेरा बीमार बाप अच्छा हो जाएगा तो मैं लौटकर वापस फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। नागराज बोला, अच्छी बात है। ये सामने वाली छोटी अलमारी के सबसे नीचे वाले खाने में एक लकड़ी का छोटा सा संदूक मिलेगा। उसमें चांदी की अंगूठी रखी है। वो अपनी उंगली में पहन लो। तुम देखते ही देखते अपने बाप के पास पहुंच जाओगी। मेरी तरफ से भी अपने बाप की खैरियत पूछना। भगवान तेरे बाप को बहुत जल्द अच्छा कर देगा। गुलाबी ने जल्दी से अलमारी खोलकर उसमें से वो संदूक निकाला और चांदी की अंगूठी निकालकर अपनी उंगली में पहन ली। ज्यों ही उसने अंगूठी पहनी उसे ऐसा लगा जैसे वो हवा में उड़ती जा रही है। ठंडी ठंडी हवा जो लगी तो उसे नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो क्या देखती है कि अपने बाप के घर में खड़ी है। वो दौड़ती हुई अपने बाप के कमरे में गई और फिर पिताजी कहते हुए उनसे लिपट गई। बाप ने जब अपनी बेटी को देखा तो खुशी से उछल पड़ा, उसे गले से लगाया
और धीरे से मुस्कुराते हुए कहने लगा कि मेरी बेटी गुलाबी आ गई है, अब मैं अच्छा हो जाऊंगा। और हुआ भी ऐसा ही। गुलाबी ने अपने बाप की ऐसी सेवा की कि थोड़े ही दिनों में वो भला चंगा हो गया और उठकर अपना कामकाज करने लगा। एक दिन सेठ ने अपनी बेटी से पूछा, नागराज के महल में तुम पर क्या बीती? बेटी ने सारा किस्सा सुनाया और आखिर में कहा, पिताजी, और तो सब बातें छोड़िए, सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि हर रोज शाम को जब दियों में रोशनी होती है तो नागराज मेरे पास आकर कहता है, गुलाबी, तुम मुझसे शादी कर लो। सेठ ने पूछा, बेटी, तुम नागराज को क्या जवाब देती हो? गुलाबी ने कहा, मैं कहती हूं, नागराज, मैं डरती हूं, तुमसे मुझे डर लगता है। और मेरा ये जवाब सुनकर नागराज चुपचाप वहां से चला जाता है। ये सुनकर सेठ किसी गहरी सोच में पड़ गया और बड़ी देर तक वो सिर झुकाए बैठा रहा। आखिर कहने लगा, बेटी, अब की बार अगर नागराज ने यही बात तुमसे कही तो उसको ये जवाब देना, अच्छा नागराज, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। गुलाबी ने हैरान होकर कहा, नागराज से शादी? पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो एक सांप है और मैं इंसान, क्या मैं एक सांप से शादी कर लूं? बाप ने अपनी बेटी को मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटी, इस बात में मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगता। तुम मेरा कहा मानकर देख तो सही, भगवान क्या करता है। गुलाबी ने कहा, अच्छा पिताजी, अब की बार मैं आपके कहने पर ऐसा ही करूंगी। अब सेठ बिल्कुल ठीक हो गया था। गुलाबी ने वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी। अपनी बहनों से और बाप से मिली और फिर हाथ में अंगूठी पहन ली। फिर उसे ऐसा लगा मानो वो हवा में उड़ती जा रही है। उसकी आंखें नींद के खुमार से बंद हो गई और जब उसकी आंख खुली तो क्या देखती है कि नागराज के महल में खड़ी है। नागराज ने उसे देखकर कहा, तुम आ गई गुलाबी। और गुलाबी ने जवाब दिया, मेरे पिताजी तंदुरुस्त हो गए तो मैं आ गई, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था। शाम को जब दियों में रोशनी हुई तो नागराज गुलाबी के पास आया और सिर हिलाकर कहने लगा, गुलाबी, तुम मुझसे शादी कर लो। पहले तो गुलाबी कुछ हिचकिचाई, लेकिन फिर अपने बाप की नसीहत याद आ गई और हिम्मत करके बोली, अच्छा नागराज, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। अब तो तुम खुश हो ना? नागराज सुनते ही उधर गुलाबी के मुंह से ये लफ्ज निकले और उधर नागराज ने जैसे अपनी केंचुली उतार दी और लोटपोट होकर देखते ही देखते एक खूबसूरत राजकुमार बन गया। बढ़िया कपड़े, सुंदर चेहरा, लंबा कद, गोरा रंग। गुलाबी ने हैरान होकर कहा, अरे ये क्या? वो सांप कहा गया? नागराज राजकुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बात ये गुलाबी की एक जालिम जादूगरनी ने मुझे जादू के जोर से इंसान से सांप बना दिया था और उस मंत्र का तोड़ ये बताया था कि जब कोई लड़की तुमसे शादी करने पर खुद तैयार हो जाएगी तो तुम सांप का चोला छोड़कर अपनी असली शक्ल में वापस आ जाओगे। तुमने बड़े हौसले से काम लिया है गुलाबी, जो एक सांप से शादी करने पर राजी हो गई। तुमने ही मुझे फिर से नई जिंदगी बख्शी है। अब तुम मेरे साथ चलो। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े मुल्क के राजा है, वो ऐसी अच्छी बहू को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। गुलाबी ने कहा, लेकिन मेरे पिताजी और मेरी बहनें? राजकुमार ने कहा, उन सबको भी मैं अपने पास बुला लूंगा। राजकुमार गुलाबी और उसके बाप और बहनों को साथ लेकर अपने मुल्क चला गया। राजा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो गए और फिर धूमधाम से गुलाबी और नागराज की शादी हो गई। राजकुमार ने जब राजा के मरने पर गद्दी संभाली तो सेठ को अपना वजीर बना दिया और यूं वो सब हंसी खुशी रहने लगे।